अच्छा, तो हमारे पास है डीसी सर्किट्स, या हम लोग कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पे हम लोग बात करेंगे। मैं कुछ थ्योरी के पिछले में हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक लेक्चर में मैं आपको थ्योरी के क्वेश्चंस का ट्रैक पे चढ़ा के फिर हम लोग कुछ असाइनमेंट आपको मैं दूंगा और आपने वो काम करना होगा। ठीक है? सही हो गया। अच्छा, तो थ्योरी में हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले उसने बोला डिफाइन ओम। ओम बेसिकली यूनिट है रेजिस्टेंस का। ठीक है? और रेजिस्टेंस को अगर हम लोग देखें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आपके पास V डिवाइडेड बाय I। क्या फॉर्मूला है? V डिवाइडेड बाय आई। यस। तो इसका मतलब V का जो यूनिट है वो वोल्ट है। ठीक है? और करंट का यूनिट है वो क्या आपके पास? एम्पेयर है। तो सही आप है। इसको सिंपली लिख सकती हैं वोल्ट पर एम्पेयर। ठीक है? वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट एम्पेयर नहीं बल्कि वोल्ट पर एम्पेयर। ठीक है? 1 मार्क आपको मिल जाएगा। फिर वो सही। कह रहा है कि द वायर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास बैटरी की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अपने ऊपर वो कुछ ड्रॉप नहीं करेगी। द रेजिस्टेंस टू द लैम्प एज ऑन इन द फिगर। उसने एक लैम्प के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। द लैम्प इज एट इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर जो लैंप का है वो नॉर्मल टेम्परेचर है। सम डेटा ऑफ द फिलामेंट वायर एंड लैंप आर फॉर द कनेक्टिंग वायर्स इन द सर्किट आर शोन इन द फिगर 7.2। तो आपके पास फिलामेंट वायर का जो डायमीटर है वो d है, लेंथ l है, रेजिस्टिविटी rho है। कनेक्टिंग वायर्स का जो डायमीटर है वो 14 टाइम्स डायमीटर ऑफ द लेंथ डायमीटर ऑफ द फिलामेंट है, और लेंथ 7 टाइम्स है, और रेजिस्टिविटी कम है उसकी 0.028 है। ठीक है? ये बात समझ आ रही है? ये डाटा आपने याद रखना है। और फिर वो कह रहा है कि शो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट वायर इज 1000 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर। तो अब इसके सोल्यूशन में आपको फार्मूला याद रखना है। मैं साइड पे एक फार्मूला लिख देता हूँ, फिर हम लोग उस फार्मूले को यूज करेंगे। वो रेशियो है, तो रेशियो में मुझे ये डिवाइड करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल डिवाइडेड बाय एरिया। ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ना आपने? ये पढ़ा। अब आपका जो एरिया है ना, ये डायमीटर की फॉर्म में कैसे लेके जाना है हमने, इसको हम लोग लेके आते हैं। तो आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, और फिर आप आर को जब लिखती हो तो d/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो नाउ इट इज पाई d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो एरिया को रिप्लेस कर दीजिए एंड न्यू फार्मूला विल बी, आपका न्यू फार्मूला बन गया रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू सॉरी रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे काम करेगा। ठीक है? सही हो गया। अब आपके पास दो डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टेंसेस हैं, तो हमें दोनों डिफरेंट मटेरियल के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको यूं कर लेता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ वायर सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट लैंप डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स इज इक्वल्स टू लेंथ। अब देखो 4 और पाई तो कट जाएंगे ना। अब बस 3 पैरामीटर्स हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, मैं पहले इसको लिख देता हूँ, रेजिस्टिविटी ऑफ फिलामेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। ये भी क्योंकि डिफरेंट है तो इसलिए मुझे ये भी यूज करना पड़ेगा, इनटू दूसरा पैरामीटर फॉर्मूले में लेंथ। तो लेंथ भी रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप कह सकते हो लेंथ ऑफ फिलामेंट वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कनेक्टिंग वायर्स इनटू आपका डायमीटर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। इसलिए मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, डिस्टेंस डायमीटर ऑफ कनेक्टिंग वायर्स डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ फिलामेंट का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? ये ये तो हो गया। कंफ्यूज कर रही है सर। अब देखो, इसको ना मैंने एक्सपेंड किया है। इस फॉर्मूले को मैंने क्या किया है? एक्सपेंड। एक्सपेंड किया है। एक्सपेंशन मतलब ऐसे किया मैंने, मुझे पता है कि R इज इक्वल टू 4 रो L डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। ठीक है? सही हो गया। अच्छा, जब मैं फिलामेंट की बात करूंगा तो इसके साथ सारे में FF लिख देता हूँ। ये भी फिलामेंट की चीज, ये भी फिलामेंट की, और ये भी फिलामेंट। ठीक है? बात समझ आ रही है? जी सर। और जब मैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स की बात करूंगा
तो 4 के साथ तो नहीं लिख सकता मैं कुछ, रेजिस्टिविटी के साथ वायर लिख दूंगा, लेंथ के साथ वायर लिख दूंगा, पाई के साथ भी जरूरत नहीं है लिखने की, डायमीटर के साथ वायर लिख दूंगा। ये बात समझ आ गई। अब जब मैं इनको डिवाइड करता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस, तो ये ऐसे डिवाइड हो जाएंगे आपस में, है ना। ठीक हो गया सर। अब जब डिवाइड हो जाएंगे तो आप मुझे बताइए, ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरी फ्रैक्शन है, तो जब मैं ये कहता हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट लैंप डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर दैट इज इक्वल टू 4 पाई, यहाँ पे ये जो मैंने जिस कलर से लिखे हुए हैं 4 रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर, ये आपके पास एक इसकी रेजिस्टेंस का सारा पैरामीटर्स हो गए फिलामेंट के। तो इसलिए मैंने इनके साथ एफ लिख दिया, इसके साथ एफ लिख दिया, इसके साथ एफ लिख दिया। अब आपको ये पता है कि जब हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को उठा के ऊपर लाते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाते हैं, तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। ये आपका उसका हो जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 रो एल। ये आपके पास कनेक्टिंग वायर्स के पैरामीटर्स हैं, तो मैं इनके साथ डब्ल्यू लिख देता हूँ। अब आप देखो कैंसिलेशन हो रही है ना, 4 4 के साथ कटा, जी पाई सर। पाई के साथ कटा, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा रेजिस्टिविटी ऑफ फिलामेंट, और इधर रेजिस्टिविटी ऑफ वायर बच गया। सही हो गया सर। ठीक है, फिर ऊपर आपके पास लेंथ ऑफ फिलामेंट है, ठीक है, और नीचे आपके पास लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ वायर हो गया। फिर ऊपर आपके पास डायमीटर ऑफ वायर है, और नीचे आपके पास डायमीटर ऑफ फिलामेंट है। ये आपने क्या कर दिया, इसके क्योंकि स्क्वायर है तो आपने इसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सही हो गया सर। ठीक है। अब प्लेस करो जरा वैल्यूज। जब आप वैल्यूज पुट करोगी तो रेजिस्टिविटी ऑफ फिलामेंट लैंप आपकी रो है, और वायर की रेजिस्टिविटी है 0.028 रो। ये आपको डाटा में गिवन है, इनटू लेंथ ऑफ फिलामेंट आपके पास है L, ठीक, और कनेक्टिंग वायर की 7L है, तो ये आपके पास L हो गया फिलामेंट की लेंथ, और ये आपके पास हो गया 7L आपके पास फिलामेंट की लेंथ। अब जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ कनेक्टिंग वायर्स 14.14D है, तो ये आप कर लेंगी 14D, और इसको आप कर लेंगी D, ये उसने दिया हुआ है। अब कैलकुलेटर पकड़ो, और ये देखो L L के साथ कैंसिल, D D के साथ कैंसिल, रो रो के साथ कैंसिल, तो आपके पास कैलकुलेटर से ये सारी वैल्यूज आपने कैसे निकालनी है मैं आपको समझाता हूँ। 1/0.028 कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, जी सर मेरे पास है। इंटू 1/7 इंटू 14 का स्क्वायर। तो मतलब कहने का ये है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। जी सर, इनको सर उसी तरह वो जो बॉक्सेस में होता है उसमें लिखो ना सर। हाँ, बॉक्सेस में लिख दो, बिल्कुल सही है। सर इन पे ब्रैकेट डालूं? नहीं, जरूरत नहीं है, बस वो बॉक्सेस में लगाओगे तो फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। ये आता है सर 44.58। ओके, सारा इकट्ठा करके सॉल्व करो। सर एक ही दफा में सारा किया है, वो बॉक्सेस में डाल के। अच्छा, ये सही नहीं होता सर? होना चाहिए, लेकिन 1000 आंसर आएगा आपका। इसका स्क्वायर भी करना है, 14 के ऊपर स्क्वायर भी करना है, ये ना। सर वो मैंने किया, मेरे ख्याल से इन पे ब्रैकेट डाल के करूं सर। नहीं नहीं, ब्रैकेट की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, मैं चेक करता हूँ कि हाँ ब्रैकेट करके करो, हो सकता है उसमें 1/0.028 ब्रैकेट करके इंटू, बल्कि इसको मैं कर देता हूँ, ये हो गया 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 इंटू 0.028। हाँ जी, ये एग्जैक्टली 1000 आ रहा है आपका आंसर। फिर सर ब्रैकेट में मेरे ख्याल से डाल के करना था। हाँ, ब्रैकेट्स में डाल के करो। एक और भी काम कर सकती हो, छोड़ो ब्रैकेट में डालने को। आप देखो ऊपर आपके पास क्या है, 14 का स्क्वायर इंटू 1, तो ये ऊपर वाला पूरा 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपके पास क्या है 7 इंटू 0.028। हाँ जी सर।
हाँ, इस तरह कर लो बस, डायरेक्ट आपका 1000 आंसर आ जाता है। सही हो गया सर। ठीक है, बात समझ आ गई? गुड हो गया सर, सही हो गया। ये बेसिकली इसलिए उसने अच्छी खासी जगह भी दी है क्योंकि आपको इस पे काम करना था, इसलिए आपके पास जगह अवेलेबल है, तो आपने इसको इस तरीके से हैंडल करना। देखो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हें सॉल्व करना पड़ जाए तो। हाँ जी सर। ओके, अब आते हैं, कह रहे कि यूज द इंफॉर्मेशन इन वन टू एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली व्हाई द पावर डिसिपेशन इन द फिलामेंट वायर of the lamp is greater than the power dissipation या power dissipated in the connecting wires। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है जो ये है कि resistance of the filament lamp divided by resistance of the wire is equals to 1000। तो इस इंफॉर्मेशन से आपको ये कैसे पता चल रहा है कि जो पावर ऑफ द फिलामेंट लैंप है वो भी ग्रेटर होगी पावर डिसिपेशन अक्रॉस द वायर। तो अब आपको ये पता है कि एज पावर फिलामेंट एंड वायर्स आर इन सीरीज ना, हाँ जी। फिलामेंट के साथ वायर्स क्या होती हैं, सीरीज में होती हैं। फिलामेंट एंड connecting wires are in series। ठीक है, सो क्या होगा कि द करंट विल बी सेम, current will be same but resistance of filament is 1000 times resistance of wires, so P is equals to I square R, hence power in वायर्स। अब देखो ना फिलामेंट की 100 टाइम्स ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो आप ये कह सकते हो कि hence power dissipation in लैंप या फिलामेंट is 100 times या सॉरी 1000 times पावर डिसिपेशन ऑफ वायर्स। ठीक है, डन हो गया सर। क्लियर हो गई बात? जी सर। अच्छा, अब कह रहे हैं अ लैंप इज रेटेड एट 12 वोल्ट एंड 6.0 watt। यूज द इंफॉर्मेशन दिस टू डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स। अब आपको यहाँ पे उसने कोई सेटअप नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें एक ऐसा सर्किट बनाना है खुद से समझने के लिए कि ये आपके पास कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये आपका फिलामेंट है, ठीक है, और ये आपके पास एक दूसरी कनेक्टिंग वायर है, ठीक, क्योंकि दो वायर्स तो जाहिर सी बात है लगेंगी तो तब हमारा सर्किट पूरा होगा ना, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक बैटरी लगाई हुई है, ठीक है, 12 वोल्ट। ओके, बात समझ आ गई? जी सर। वो कह रहा है कि सॉरी यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी नहीं है, यहाँ पे आपके कोई पावर सप्लाई है, इसकी वोल्टेज या ईएमएफ आपका ये है। उसकी वजह मैं ये बता रहा हूँ कि लैंप के अक्रॉस 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट का लैंप है और 6 वॉट इसके ऊपर लिखा हुआ है। इससे ना आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। आपको पता है कि P इज इक्वल टू, ये आपके वोल्टेजेस हैं और ये आपकी पावर है, तो P इज इक्वल टू VI जब हम लोग करते हैं तो हमारे पास जो पावर है वो बन जाती है जी 12 इंटू 6, तो ये आपका 72 वॉट का पावर वो है, क्या कहते हैं, लैंप है। सही हो गया सर। सॉरी 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 सॉरी, माय बैड, तुम भी सही हो गया, सर पे लगी हुई हो, मेरे अभी 11:15 बज रहे हैं, तो इसलिए पावर 6 वॉट है, वोल्टेज 12 है, तो हमें करंट फाइंड करना है, सॉरी क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो हम लोग करंट फाइंड करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 12 विच इज 0.5 एम्पेयर। कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, 0.5 एम्पेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इसमें से भी 0.5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, लैंप में से भी 0.5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, और 0.5 एम्पेयर करंट आपका यहाँ से भी फ्लो कर रहा है। बात समझ गई हो? हाँ जी सर। ओके, अब
हमें ये पता है कि पावर ऑफ द फिलामेंट लैम्प इज 1000 टाइम्स पावर ऑफ द वायर्स। ठीक है, तो पावर आपको पता है आई स्क्वायर इंटू आर होता है, दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो फिलामेंट लैम्प की है, और ये जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास किसकी है, वायर्स की है, कनेक्टिंग वायर्स की। सही है, सही हो गया। ओके। तो हमें ये पता है कि ये जो करंट है, करंट आई, करंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट लैम्प दैट इज इक्वल टू 1000 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी थी भी यहाँ पर। ठीक है, और मेरे पास लैंप की रेजिस्टेंस फाइंड करनी आसान है इसी इंफॉर्मेशन से। ये जो हमके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड, सॉरी, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का फॉर्मूला याद होगा तुम्हें, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, पावर का फॉर्मूला है। सर पी के काफी सारे नहीं है पी के काफी सारे फॉर्मूले होते हैं पी सर। के 4 फॉर्मूले हैं। पी का एक फॉर्मूला है वी आई, जी एक फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, एक फार्मूला है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और एक फार्मूला है ई डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, हो गया। तो अगर हम ये वाला यूज करें तो इस फार्मूले में मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। तो लैंप के वोल्टेज 12 है और 6 वाट इसकी पावर सप्लाई है। ठीक है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, तो ये करो जरा, इसकी कितनी रेजिस्टेंस आ जाएगी। जी सर। रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट लैंप कितनी हो जाएगी, 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, एक जी सर 24। 24 ओहम। यस, ये आपके पास 24 ओहम लैंप की है। अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन के मुताबिक आपको क्या बता रहा हूँ कि जो आपका रेजिस्ट फिलामेंट लैंप है ये 1000 टाइम्स ज्यादा रेजिस्टेंस है इसकी वायर्स के। तो अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर अगर हम लोग करेंगे तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय 1000, जी तो ये 24 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, तो ये 0.024 ओहम हो जाएगा। ठीक है, सही हो गया। ये बात क्लियर है। हाँ जी सर। हाँ, ये मैं इसलिए सारे का सारा तुम्हें खुद सॉल्व करके समझा रहा हूँ, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं, हाथ जी चल पड़े तुम्हारा तो तुम कर लोगे। द डायमीटर ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज डिक्रीज्ड, अब उसने डायमीटर क्या कर दिया, कम कर दिया। द टोटल लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल ऑफ कनेक्टिंग वायर रिमेन सेम। State and explain the change, if any, that occurs in the resistance of the filament of the lamp. आपने, ये फिर एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डायमीटर कम कर दिया। आपने क्या कम कर दिया, एज डायमीटर ऑफ द वायर इज डिक्रीज्ड, डायमीटर ऑफ वायर्स इज डिक्रीज्ड। और जब आपके पास डायमीटर ऑफ द वायर डिक्रीज हुआ, सो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इंक्रीज। क्यों, ऊपर फॉर्मूले में बोला था हमने कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर, सो द रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस। ठीक है, रेजिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो आप मुझे ये बताइए कि व्हाट अबाउट द करंट। करंट डिक्रीज हो जाएगा ना। वेरी गुड, करंट इन द सर्किट डिक्रीजेस, करंट इन द सर्किट डिक्रीजेस। जब आपके पास करंट डिक्रीज हो जाएगा तो आपको ये पता है कि फिलामेंट में करंट डिक्रीज हो तो हीटिंग इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, सो द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट लैम्प डिक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ
filament length decreases. ठीक है जी, ठीक हो गया सर। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो आप ये बता सकती हो कि सो द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, सॉरी रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। क्यों? कि आपके पास फिलामेंट लैंप में जैसे जैसे करंट कम होता है, हीटिंग इफेक्ट कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो रेजिस्टेंस आपकी कम होती जाती है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो उसने फिलामेंट लैंप की रेजिस्टेंस के बारे में हमसे पूछा हुआ है। और आपको याद होगा कि हमारे पास एक ग्राफ होता था जिसको हम लोग ऐसे करते थे कि आपके पास जो करंट और वोल्टेजेस का ग्राफ था, जैसे जैसे करंट आपका, जैसे जैसे आपके पास वोल्टेजेस बढ़ते हैं यानी रेजिस्टेंस आपके पास कम होती जाती है, सॉरी करंट बढ़ता है, रेजिस्टेंस आपकी ज्यादा हो जाती है, और तो चेंज इन करंट आपका क्या होता जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ ग्राफ ड्रा करें तो ये बेसिकली इस तरह का इसका ग्राफ होता है कि इसकी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं अगर रेजिस्टेंस क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ये आपका टेम्परेचर है। ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक हो गया सर। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इधर, एक और इसी तरह का क्वेश्चन है। यस, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 1 से आपके है डीसी सर्किट्स में। स्टेट व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, आपको बता सकती हैं आप? फ्लो ऑफ चार्ज। यस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है जी, अब हमें उसने बोला हुआ कि अ मेटल वायर हैज लेंथ L, अ मेटल वायर हैज लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, एंड दिस वन वेयर I इज द करंट इन द वायर। ये उसने सारी डिटेल्स बताई हैं कि I आपके पास क्या है, करंट इन द वायर है, N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग नंबर डेंसिटी भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर डेंसिटी। डेंसिटी। ठीक है, सही हो गया। नाउ V is the drift velocity, average drift speed of the electrons. E is the charge on one electron. State in terms of A, E, L, and N the expression of total charge of free electrons in the wire. अब आप देखो, जी है। आपको याद होगा टोटल चार्ज के लिए हम क्या करते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम into volume of the wire into charge of one electron। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखूं तो मेरे पास Q किसके बराबर हो जाएगा, N इंटू V इंटू E, या आपको पता है उसने वॉल्यूम के लिए एरिया और लेंथ की कंडीशन लगाई हुई है, तो आप कह सकते हो कि N A L E दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज। ये किसके बराबर है, टोटल चार्ज के बराबर। ये हो गया। बात समझ गए हो? जी सर। अब उसने हमसे आगे चल के एक और चीज पूछी हुई है कि आपने करंट फाइंड करना है। तो हमें ये पता है कि एज I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय T, तो टोटल चार्ज हमने मालूम कर लिया, N A L E डिवाइडेड बाय T। तो यहाँ से आपने क्या करना है, आप अगर देखें गौर से तो N A E आप सेपरेट कर लें, एंड लेंथ पर टाइम is basically distance traveled by the charge per unit time, so this is actually V। तो आप कर सकते हैं कि that I is equals to NAEV। ठीक है, that is equals to I। तो इसी को हमने सीधा करके लिख दिया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई I is equals to NAVA। ठीक है, ठीक हो गया। क्लियर है? ये जी 3 मार्क्स की डेरिवेशन है, मोस्टली आती है और इजी डेरिवेशन है, तो आप ये बड़े आराम से मैनेज कर सकती हो अगर पढ़ना चाहो तो। हो गया। अच्छा, अब वो कह रहा है
A metal wire in a circuit is damaged. A metal wire in a circuit is डैमेज damaged. तो the resistivity of the metal is unchanged. आपका इसकी resistivity डायरेक्ट मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो resistivity भी चेंज नहीं हुई. The cross sectional area of the wire reduced. वायर जब डैमेज हुई तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो गया. अब 3 मिलीमीटर लेंथ, सिर्फ 3 मिलीमीटर लेंथ ऐसी है जिसका क्रॉस सेक्शन आपका क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, रिड्यूस हुआ. अब आप इसको गौर से देखो तो इट इज अ मैग्नीफाइड डायग्राम. A 0.5 एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू दैट. और 0.5 एम्पेयर करंट की अगर डेफिनेटली इसमें से पास हो रहा है, 0.5 एम्पेयर करंट आपका यहाँ से भी एग्जिट भी उतना ही कर रहा होगा. तो 0.5 एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू दिस वन. ठीक है. अब आपने ये देखना है कि जो लेंथ है ना, इसको मैं L2 कह देता हूँ, डैमेज पोर्शन की लेंथ है. और ये जो डायमीटर है इसको मैं D2 कह देता हूँ, ये जो आपके पास डैमेज पोर्शन का डायमीटर है. ठीक है. ये जो सही वाले पोर्शन का डायमीटर है इसको हम लोग D1 कह देते हैं. D1 आपके पास D है. सही है, बात समझ गई हो? जी सर. ओके. अब हमने और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. The wire has a diameter D and cross section area X and diameter this and cross section area Y. यहाँ पे उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बेसिकली Y है और यहाँ पे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके उसके X है. ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है. द करंट इन द वायर इज 0.5 एम्पेयर, ये भी हमारे पास गिवन है. डिटरमिन द रेशियो ऑफ एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड of electrons at cross section y and cross section x. मतलब डैमेज पोर्शन में और अनडैमेज में आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है. तो आप देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया, बल्कि आपने अभी ऊपर लिखा I इज इक्वल्स टू एन ए वी ई. सही है, बात समझ आ रही है? जी सर. अब आपको ना डिवाइड करना है, इसी तरह डिवाइड करना है, एन ए वी ई. सही. आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे क्योंकि एक ही चीज है. ई और ई की वैल्यू कट जाएगी क्योंकि एक ही चीज है. आई और आई कट जाएगा क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा है. तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ए, इसको मैं कर देता हूँ I1 N1 A1 V1, I2 N2 A2 V2. तो ये आपका हो गया A2 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय V2. ये अगर तुम्हें नहीं समझ आया मैं दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया, एक थोड़ा सा शॉर्टकट खेला है. एरिया बच गया, एरिया को मैं सामने जाके मल्टीप्लाई कर दे. अगर ये नहीं तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मेन फॉर्मूला लगाना है. आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय N E A. ठीक है. तो अगर मैं बोलूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I डिवाइडेड बाय N E A, A1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये मेरे पास क्या हो जाएगा, I डिवाइडेड बाय N E A 2 हो जाएगा. अब वैसे ही जैसे हमने इससे पहले वाला काम किया वही काम करते हैं. V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू I1 डिवाइडेड बाय, क्यों करंट सेम है तो इसलिए मुझे I1 I2 नहीं लिखने की जरूरत पड़ी, लेकिन I1 डिवाइडेड बाय I2 इनटू NE A2 डिवाइडेड बाय NE A1. तो मैंने ये तुम्हारे लिए दोबारा डेरिवेशन की है. तो आपका करंट क्योंकि सेम है तो ये भी कट जाएगा. तो आपका वही बन गया V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू A2 डिवाइडेड बाय A1. बात समझ आ गई? ठीक हो गया. अब आपको क्योंकि y बाय x चाहिए तो मैं इसको लिख देता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन y डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन x इज इक्वल टू एरिया ऑफ x डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ y. क्यों बोला? इनवर्स प्रोपोर्शनल है. नजर आ रहा है? जी सर. ओके. एक स्टेप और कर लेते हैं. मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर इसको सम अप कर लूँ. अब आपको ये भी पता है कि जो डायमीटर और एरिया का रिलेशन है वो क्या है. सबसे पहले हमने यही काम किया, एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. तो इसका मतलब जो डायमीटर है वो एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। तो बस यहाँ से हम लोग इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ y, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ x इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ x डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ y का होल स्क्वायर। बाकी सारा कुछ कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो ये आपके पास डायमीटर ऑफ x जो है वो आपका है ये डैमेज अनडैमेज पोर्शन d, इसका डायमीटर d है, और जो डैमेज पोर्शन है वो उसका डायमीटर 0.69 d। ठीक है, सही हो गया। सॉल्व करो इसे। सर d और d, ये पे खाली 0.69 का स्क्वायर होगा सर। हाँ 1/, लेकिन 1/, है। सर 2.1003। बस 2.1 ना, जी सर। कोई एक्सपोनेंट वगैरह? नहीं सर, ये है फिर लंबा है जी, 2.10039907 से। बस ठीक है, ये 2 आ गई समझ लो। ठीक हो गया। ठीक है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी? ऑलमोस्ट 2। अच्छा, अब वो कह रहे हैं, अब आपके पास ना वायर का उसने द मेन पार्ट ऑफ द वायर विद द क्रॉस सेक्शन एरिया एक्स हैज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज इतनी। ये आपकी टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस है 1 मीटर वायर की। फॉर द डैमेज लेंथ ऑफ द वायर कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ठीक हो गया। अब आपको ये पता है कि एज रेजिस्टेंस is equals to 4 rho L divided by pi d square। तो मुझे यहाँ से भी ये भी पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। ऐसे ही है ना? ठीक है। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ इसने बोला है डैमेज पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो वो आपके पास पार्ट y था, रेजिस्टेंस ऑफ y divided by resistance of x is equals to, इसको बेसिकली रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कह देता हूं मैं, बस ऐसे। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर along x divided by resistance per unit length of wire along y is equals to, तो डायमीटर के साथ इसका स्क्वायर है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो डायमीटर ऑफ वायर x डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ वायर y होल स्क्वायर। तो अभी अभी हम लोगों ने किया कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अभी ऊपर कैलकुलेशंस की ना 1/, बल्कि अभी कर देते हैं दोबारा। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर y पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर x पर यूनिट लेंथ, दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ वायर x आपका है जी 0. नहीं, डायमीटर ऑफ वायर आपका d है अनडैमेज पोर्शन का, और ये आपका 0.69 d का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करिए इसे, तो आपके पास आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ portion y per unit length divided by resistance of portion x per unit length, that equals to 2। तो आपको रेजिस्टेंस ऑफ वायर y डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ चाहिए, तो 2 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर x पर यूनिट लेंथ, जो कि आपके पास गिवन है। तो वो क्या गिवन है आपके पास? 1.7। यस, 1.7 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² गिवन। तो जरा ये कैलकुलेशंस करो, तो 3.4 इंटू 10⁻² ओम मीटर, ये आपका सारे का सारा आंसर हो जाएगा। सही हो गया जी सर। 0.034। हाँ, बात समझ आ गई? आगे उसके बाद कह रहे हैं कि पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करनी है। तो पावर डिसिपेशन आपके पास किसके बराबर है? पावर डिसिपेशन इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। ओके, अब हमारे पास वायर की लेंथ अगर ऊपर उसने दी हुई हो फिर तो हम हाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ठीक है, जी सर। 3 मिलीमीटर। अच्छा, तो
हमारे पास पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, करंट आपका 0.5 का स्क्वायर है। अब वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ थी कि 1 मीटर की अगर रेजिस्टेंस होगी, 1 मीटर वायर की लेंथ होगी तो 3.4 × 10⁻²। तो जो आपकी रेजिस्टेंस है दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द वायर करेंगे। यहाँ से आपको सीधा सीधा समझ आ रहा है कि लेंथ और लेंथ कट जाएगी और आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो इट वुड बी 0.5 का होल स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपकी आ गई 3.4 इंटू 10⁻² इंटू लेंथ आ गई 3 मिलीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻²। ये जरा करिए। ठीक है। सर 2.55 into 10⁻⁻5। 2.55 into 10⁻⁻5। 2.6 इंटू 10⁻⁻5 वॉट। ठीक है, ओके, गुड हो गया, गुड हो गया सर। चीज समझ में आ गई। जी सर। ओके, अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द डैमेज लेंथ ऑफ द वायर इज फर्दर, क्या कहते हैं जी, फर्दर decreased. Assume that the current in the wire remains constant. State and explain qualitatively the charge, if any, to change if any in the power dissipation of the damaged length of the wire. तो आपका जो डायमीटर होगा वो क्या हो गया, फर्दर डिक्रीज हो गया। डायमीटर डिक्रीज हुआ तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ जी सर, वो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो वो डिक्रीज होती है। ठीक है, जब वो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो आपके पास, फिर हमने पहले भी बोला कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, करंट इज कांस्टेंट, आई आपका कांस्टेंट हो अगर, ठीक है, तो आर इंक्रीजेस सो पावर डिसिपेशन इंक्रीजेस, सो पावर डिसिपेशन इंक्रीजेस। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। सर यहीं तक करा रहे हैं तो बड़ा ज्यादा है। ठीक है, बस यहाँ तक तुम्हें चीजें सारी समझ आ गई? जी सर। बस ठीक है, ये इसको तुमने ध्यान में रखना है, और ताकि जब हम लोग इस पे आए कैलकुलेशंस पे तो ये आप प्रॉपरली इसको हैंडल कर सको। ठीक है, ठीक हो गया सर। ओके मैडम, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।